तो बेटे आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल पढ़ रहे थे हम। तो इसके अंदर हमने दो एलुवियल सोइल और ब्लैक सोइल पे बात किया था। एक बार हम दोबारा से फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो एलुवियल सोइल क्या होता है? एलुवियल सोइल जो होता है ये बेसिकली हमारे इंडिया में मैक्सिमम एरिया पे पाया जाता है और इस सोइल में अधिक जो होती है ना रिच, अधिक मात्रा में क्या होता है एलुवियल सोइल के अंदर ह्यूमस, पोटास, फास्फोरस बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद यह जो एलुवियल सोइल है वो हमारे इंडिया के लगभग 42% एरिया में ये इस यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में अधिकतर गेहूँ, मक्का और चावल की खेती की जाती है। यह मिट्टी हमारे देश के अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि एरिया में आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ में जो हमारे कोस्टल एरिया और डेक्कन कोस्टल एरिया हैं और जो आपके डेल्टा एरिया है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरी जो आपकी मिट्टी है वो है ब्लैक सोइल। तो ब्लैक सोइल के बारे में हमने बताया था आपको कि जो ब्लैक सोइल है वो जो बेसिकली काली होती है, इसका कलर काला होता है, इसीलिए इसको ब्लैक सोइल भी कहते हैं। और यह मिट्टी जो है इंडिया के उत्तर प्रदेश, जो इंडिया में जो उत्तर प्रदेश का कानपुर इलाका है वहाँ पे और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे एरिया में ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर अधिक मात्रा में लाइमस्टोन और आपका फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन भी अधिक मात्रा में होता है। दूसरा, यह मिट्टी जो है इस मिट्टी के अंदर कपास की खेती अधिक की जाती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगड मिट्टी है। उसके बाद है आपका रेड एंड येलो सोइल। जो रेड और येलो सोइल है वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे क्या होता है कम बारिश होती है। वहाँ पे पर्वतों के टूटने के कारण जो पहाड़ टूटते हैं उससे मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी हमारे जो जो ईस्टर्न पार्ट एरिया है और जो साउथ का एरिया है वहाँ पे ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, चेन्नई, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में ये मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर अधिक मात्रा में लाइमस्टोन, चूना पत्थर, फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। इस मिट्टी के उपजाऊ शक्ति के कारण इस एरिया में अधिक मात्रा में मसालों की, चाय की, कॉफ़ी की खेती की जाती है। और साथ में इस मिट्टी में अधिक मात्रा में ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू अधिक होते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट सोइल। जो फॉरेस्ट सोइल है आपका एंड माउंटेन सोइल, ये इस प्रकार की जो मिट्टी होती है हमारे इंडिया के पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन क्षेत्रों में जो मिट्टी है फॉरेस्ट और माउंटेन सोइल अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में अधिक मात्रा में जो खेती होती है बागाने वाली होती है। जैसे कि यहाँ पे सेब की खेती अधिक मात्रा में होती है, सेब की और अखरोट की, इन सब की खेती ज़्यादा होती है। दूसरा, इस मिट्टी के अंदर अधिक मात्रा में जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है और यह मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है आपका एरिड सोइल। जो एरिड सोइल है उसे हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। यह सोइल हमारे उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे क्या होता है पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर राजस्थान, इंडिया में जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पे यह मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर अधिक मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है और यहाँ पे क्या होती है मिट्टी बहुत ही शुष्क होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में उन चीज़ की खेती ज़्यादा होती है जो कि कम से कम पानी का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर इलाकों में रागी, बाजरा, जौ और ज्वार की खेती की जाती है ताकि क्या हो कि वो कम पानी सूखे और इसमें पानी का ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। आगे है आप लोगों का नेक्स्ट है आप लोगों का लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल क्या है? लेटराइट सोइल जो है इसका वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है लेटर, मतलब कि जो पत्थरों के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी हमारे इंडिया के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है जैसे कि मेघालय में, नागालैंड में इत्यादि में। इससे क्या होता है कि इस मिट्टी के अंदर अधिक मात्रा में ज़्यादा जो नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो मात्रा है बहुत ही कम होती है। इसीलिए क्या होता है इसमें ज़्यादातर खेती अच्छी फसल नहीं हो पाती।
ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। उसके बाद करेंगे हम, उसके बाद जो है आपका सोइल एरोजन। जो मिट्टी का अपरदन होता है वो क्या होता है कि जब मिट्टी की जो फर्स्ट लेयर होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, मिट्टी की फर्स्ट लेयर बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से जब मिट्टी की फर्स्ट लेयर नष्ट हो जाती है तो उसे हम सोइल एरोजन कहते हैं। सोइल एरोजन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर अधिक मात्रा में फसल नहीं हो पाती है, इससे क्या होता है कि वहाँ पे अधिक मात्रा में अच्छी फसल नहीं हो पाती है और फसल समय से पहले ही खराब हो जाती है और पकती भी नहीं है ठीक से और अच्छी उपज नहीं मिल पाती। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे खाद्य पदार्थों का यूज़ किया जाता है ताकि अच्छी फसल हो। ऐसे में अगर मिट्टी को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर पेड़ पौधे घास वगैरह लगाने चाहिए। और दूसरा वहाँ पे जो पशुओं की चराई होती है, ओवर ग्रेजिंग, उन सबको स्टॉप करना चाहिए ताकि क्या हो, अच्छी फसल अच्छी मात्रा में हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी अपरदन को, जो हम जिसे बोलते हैं सोइल एरोजन, जो मृदा का अपरदन, उसे रोका जा सके। नेक्स्ट है मृदा का आप अपरदन रोक कैसे सकते हो। मृदा का अपरदन रोकने के लिए अधिक मात्रा में पेड़ पौधे तो लगाने ही चाहिए, साथ में हमें इस तरह के जो खेतों में सिंचाई के लिए जो नलियाँ बनाई जाती हैं उनको कुछ वक्त के बाद नष्ट कर देना चाहिए ताकि क्या हो, वो सब फिर से मिट्टी की प्रक्रिया के रूप में आगे यूज हो सके। नहीं तो क्या होता है, ये आगे जाके फिर से मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण बन जाते हैं और इससे मिट्टी का अपरदन होता है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण आपका है द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन क्यों आवश्यक है, वाई वी नीड टू बी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। देखो, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सभी क्या हैं, पर्यावरण के अंदर ही हम सब रहते हैं और अगर हम इन सब का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, आने वाले कुछ समय के बाद हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाए, हमारा पर्यावरण के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं जो कि मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, नष्ट हो जाएंगी और इसमें क्या होगा कि हम आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमें तरह तरह की बीमारियां हमको ग्रस्त कर लेंगी और हम फिर मानव जाति धीरे धीरे करते करते नष्ट हो जाएंगी। इसी के तहत अर्थ समिट बुलाया गया था 1992 में। ये अर्थ समिट का जो उद्देश्य था वो था कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना जो कि कम से कम मात्रा में क्या करते हैं, कम से कम मात्रा में पोल्यूशन करते हैं और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे कि ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना है। ग्रीन एनर्जी से कहने का मतलब है कि आप उन वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करो जो कम से कम पॉल्यूशन करती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, साथ में आपका हो गया वाटर एनर्जी, हाइड्रोलिक पावर प्लांट। इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में पॉल्यूशन होता है और ये क्या करते हैं, ये एक ऊर्जा के सस्टेनेबल ऑप्शन है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इनको यूज़ करने से क्या होता है कि हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारे देश की जो डेवलपमेंट में उसमें भी एक ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ऐसे में अधिक से अधिक मात्रा में जो ग्रीन एनर्जी है उसके उपयोग पे बल देना चाहिए और जिन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन हो रहा है उन चीज़ों का, उन पर जो हमारी डिपेंडेंसी, कहने का मतलब जो निर्भरता है, उसे कम से कम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास वस्तुएं हैं जिसका हम उपयोग करके आज तो लाभ उठा रहे हैं, लेकिन हमें इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए ताकि जो आने वाले दूसरे जो जनरेशन है वो भी इसका लाभ उठा सके। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास संसाधन है उसकी जो मात्रा है वो तो बढ़ नहीं सकती है, लेकिन जो उसको हम लंबे समय तक फिर कम से कम यूज़ करके या ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करके उसे हम लंबे समय तक चला सकते हैं। ये जो एनर्जी है ये नॉन रिन्यूएबल होती है, जैसे कि पेट्रोल और कोयला ये शक्ति के साधन तो है पर ये क्या है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में कार्बन इमिशन मतलब कि पॉल्यूशन करते हैं। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर ऐसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग के हीट को बढ़ा देता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनो डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऐसे प्रमुख गैसें हैं जो कि बहुत ही हानिकारक हैं, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमारे पास जो भी फॉसिल्स फ्यूल हैं उसका यूज़
ना के बराबर या कम से कम करके हम उन एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करें जो कि रिन्यूएबल है, जो कि एकदम ग्रीन एनर्जी है और उनसे कम मात्रा में पॉल्यूशन होता है। इससे क्या होगा कि आपका जो हमारे संसाधन है उसका हम ठीक प्रकार से यूज़ कर पाएंगे और अधिक से अधिक मात्रा में यूज़ कर पाएंगे, और उसके बाद इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा और अपने डेवलपमेंट को हम बढ़ावा और ज़्यादा दे सकेंगे। आज ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है, आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।